नेफ्टिक पाकिस्तान के तरफ से आप लोग ये यहाँ पे ये कोर्सेज कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है, आपको मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो मैंने देना है। मोटिवेशनल लेक्चर कोई बता सकता है कि मोटिवेशनल कहते किसको हैं? एनी स्टूडेंट यानी कोई जो बताए कि मोटिवेशनल लेक्चर किसको कहते हैं, ताकि मैं अपने स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से चंद एक सवाल करना चाहता हूँ। जी बताएं। सर, मोटिवेशनल लेक्चर से ये मुराद है कि आपका लेक्चर सुन के हमें मोटिवेशन मिले और हम अपना काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर कंसिस्टेंट रहें और उसको प्रॉपरली करते रहें। जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और कोई वॉइस में से कोई बच्चा बता सके कि मोटिवेशनल लेक्चर, क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ हदीस और कुरान की रोशनी में भी आपको बताया है कि कोई आप बताएं कोई मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बताएं मुझे ज़रा। जी कुछ लेक्चर होते हैं जिनमें हम कम फोकस करते हैं। क्योंकि वो मोटिवेशनल आया था तो फिर वो उस लेक्चर को ज़्यादा तवज्जो से सुना जाता है और फिर उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जिससे हम ज़्यादा फोर्स होते हैं और उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मियां जहां ज़ेब है और मैं आपका कोऑर्डिनेटर हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, और मुझे नेफ्टिक पाकिस्तान ने आपका कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो मैं आज आपको मोटिवेशनल लेक्चर के ज़ुमरे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जो है अपनी कामयाबी जो है, कामयाबी का सफ़र जो है, ख़ास तौर पे जिनके नेफ्टिक पाकिस्तान ने जैसा कि आपकी एज 18 साल से स्टार्ट की है, क्योंकि ये आपकी वो स्टेज है कि जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हैं, जब आप अपनी एक एजुकेशन मुकम्मल करके और नेक्स्ट आप लर्निंग स्टेज की तरफ ना स्किल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कि आपकी लाइफ में वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है जिससे हम रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा मोस्टली जो इनके प्रोसेस है या हमारा मोस्टली जो कंसर्न है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रोज़गार है कि वो हम हासिल करें कि हमें ऐसा रोज़गार मिले जिससे हमें थोड़ी सी भी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी भी मेहनत ना करनी पड़े तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप यह देखें कि मैंने आपको एक आपने सिगल देखा होगा, बगड़ा जिसको आप कहते हैं, उसकी स्टोरी पहले लास्ट टाइम भी आपको सुनाई थी। जो सिगल है जब ये बच्चे निकालता है तो उसकी जिनकी स्टोरी जो है वो क्या करता है कि जब बच्चे निकालता है तो वो बच्चों को खाना खिलाता है, खुद खाना खिलाता है, और उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। और बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसकी मदर बड़ी परेशान होती है कि वो बच्चे उड़ना नहीं सीखते। वो बच्चे जो हैं वो अपनी माँ पर और बाप पे डिपेंड करते रहते हैं। तो जब एक दिन क्या करती है, वो अपने शोहर के साथ, अपने मियाँ के साथ वो मशवरा करती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये अब काफ़ी बड़े हो गए तो ये उड़ना शुरू नहीं कर रहे। तो एक दिन वो क्या करती है कि बजाय इसके कि वो जब खाना लेकर जाने की बजाय वो बगैर चूंच के खाना लिए वहाँ जाती है। जब बगैर चूंच के वो खाना लेकर जाती है तो वो उसको धक्का दे देती है, जबकि उसके जो घोंसला होता है, नेट्स जो होता है, उसके से जाल से उसको धक्का देती है। तो वो जब नीचे गिरने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन अपने पंख खिलाता है। जब खिला देता है, पंख को खिलाता है, तो फ़ौरन एयर के अंदर जब पंख उसके खुलते हैं तो वो एक दो दफ़ा गिरने की कोशिश करता है, तो फिर फटफटाता है, तो फिर उसको उड़ना आ जाता है। तो उसको हिज फर्स्ट फ्लाइट कहते हैं, कि उसकी पहली परवाज़। ये पहली परवाज़ इंसान की भी सेम एज इट होती है कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हमें इनके ना शर्म आ जाती है या हम डर जाते हैं कि कोई भी बात करने से पहले। लेकिन आप कभी भी कोई भी बात करने से पहले या कोई भी बात सुनने से पहले, जब तक आप अपने माइंड के अंदर ये बात नहीं ले आएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कैसे करनी है। देखिए कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी के अंदर आपने फ़तह मक्का को देखे सिर्फ, कि जब फ़तह मक्का होता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के अंदर गैर मुस्लिमों को कैद कर लिया गया, जब कैद कर लिया गया तो दो ऐलान हुए वहाँ पर कि एक तो बुजुर्ग और औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पहला ऐलान था इनके फ़तह मक्का के बाद। और दूसरा ऐलान क्या था कि ये था कि हमें उन लोगों को जो स्किल हैंड है, जिनको कुछ सीखना आता है, सिखाना आता है, उनको इनके जिनके पास पैसे हैं वो पैसे दे दें, फिदिया जिसको कहते हैं, जिनके वो फिदिया दे दें, वो फिदिया दे के आज़ाद हो जाए। किसी को कत्लो गारत करने का हुक्म नहीं दिया गया। और जो स्किल है, जिनके हाथ में हुनर है, वो लोगों को हुनर सिखा दे। कितने कितने लोगों को हुनर सिखा दे? 10-10 लोगों को
हुनर सिखा दें। जब वो हुनर सीख जाएंगे और जब वो सीख कर आगे कामयाब हो जाएंगे तो फिर उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। ये मेरे इस्लाम का भी मसला है। और अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपने हाथ से रोज़ी कमाता है वो मेरा दोस्त है। और इनके डॉक्टर यूनुस कहते हैं कि अगर आप किसी को इनके बजाय इसके कि आप फ़िश खिलाते हैं, मछली खिलाते हैं, तो आप मछली खिलाने से तो उसको मज़ा आएगा। आप और मुझे कोई फ़िश खिलाए बनाकर मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ जब हमें खिलाता है तो हमें बड़ा सुकून, हम मज़े से उसको खाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि फ़िश खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, फ़िश को पकड़ने का हुनर सिखा दिया जाए, फ़िश को पकड़ने का हुनर सिखा दिया जाए ताकि वो सारी ज़िंदगी उसको खा सके। और ये सबसे बड़ा उसका कामयाबी है। ये डॉक्टर यूनुस बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, उनका कहना है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कामयाबी के लिए हम लोगों ने आज तक ये सोचा कि हम डिपेंड क्या करते हैं, हम डिपेंड ये करते हैं कि हमारे घर वालों की प्रॉपर्टी है, हमारे घर वालों का जो हिस्सा है हमें वो मिलेगा, हम उसको सेल कर देंगे, उसको सेल करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोगों को कतई तौर पे यानी सेम एज इट उसको ये नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ यानी उस पर डिपेंड करेंगे जो हमारे घर वाले देंगे हमें, हम उस पर ही अमल करेंगे या उसी से हम बिजनेस करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान, मैंने आपको उस दिन एक मिसाल बताई कि एक इंसान कभी भी छोटे लेवल से, एक स्टूडेंट है और वो ये चाहता है कि हम गांव में रहते हैं, हम देहात में रहते हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम छोटे लेवल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उस दिन आपको एक बतौर मुर्गियों की जैसे एक मिसाल बताई थी कि आप 50 मुर्गियाँ जिनकी जो हैंड्स हैं वो आप पाल लें और उसके तकरीबन एग्स जो हैं, अंडे जो हैं, 50 अंडे जो हैं, आम आजकल मार्केट में जो सादा अंडा है, जो इनके ब्रॉयलर का जो वाइट कलर का अंडा है वो तकरीबन 23 से 25 रुपए का बिकता है फ्रोट हो गया, और देसी अंडा जो है 40 रुपए का सेल हो रहा है। तो अगर हम लोग उसको कम से कम 50 अंडों को 30 रुपए के हिसाब से भी बेचें तो हमारे 50 अंडे 1500 रुपए के बिक सकते हैं और उस पर हमारी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है और इसके अलावा जो इनकी उसकी डेली की एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 500 रुपये के करीब तकरीबन होंगे और फिर भी हमें 1000 रुपीज़ हमारे पास पॉकेट मनी बच सकता है। अगर आप 30,000 रुपया भी इनके पर मंथ कमाते हैं तो 10,000 उसमें से उसकी मेडिसिन का लगा लें तो फिर भी आपके पास 20,000 रुपीज़ पर मंथ आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग शर्म फील करते हैं, हम लोग शर्म फील करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन या ऐसा काम करेंगे तो हमें उससे नुकसान होगा, लेकिन हमारी इज्जत में कमी आएगी, हमारे लोग हमें क्या कहेंगे। इसके अलावा मिसाल के तौर पे कि मिसाल हमें जैसे कि आप ई कॉमर्स साथ सीख रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस जिसको कहते हैं, तो इसमें भी आप कोई भी छोटा बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा कि गर्ल्स जो है ये अपने ये जो स्कार्फ है ये लेती हैं, इनको आप लगा दें। बॉयज़ जो है टी शर्ट आजकल आ जाते हैं, शूज़ आ जाते हैं, चांद एक शूज़ जो है मुख्तलिफ स्टाइल के, मुख्तलिफ डिज़ाइन के, आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करें। मसलन आप व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने आज तक अपने आप को देखा ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि हमने अपनी लाइफ को चेंज कैसे करना है, हमने अपनी लाइफ में तब्दीली कैसे लेकर आनी है, हमने अपने घर वालों को कैसे चेंज करना है। हमारे माइंड में एक ही चीज़ है कि हमने पाकिस्तान से छोड़ के चले जाना है, हमने दूसरे मुल्क में जाना है, दुबई जाना है। हम दुबई तो चले जाते हैं लेकिन कभी आपने दुबई वालों का हाल नहीं पूछा। जब हम उनसे कभी मिले, आप देखिए अगर हम पाकिस्तान में जितनी वर्किंग वो वहाँ जाकर करते हैं, अगर हम वो इधर भी आप करें तो फिर भी हम ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दुबई में या मुख्तलिफ ममालिक में जाने की तो कोशिश करते हैं और